हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आपको पता है सोच चैनल पे हमेशा हम एजुकेशनल कंटेंट आपके साथ शेयर करते हुए आए हैं, फिर चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियोज हैं, हम अपनी एक सीरीज लेके आए हैं। वैसे तो वीडियो मैं 2017 से बना रहा हूँ, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, लेकिन एक प्लेलिस्ट हमने रेडी की है आपके लिए। एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, वो सारी की सारी वीडियोज उसकी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका नाम है क्रिप्टो बेसिक्स विद सोच। और इस सीरीज के अंदर हम अभी तक काफी टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, क्रिप्टो करेंसीज में इतने ज्यादा स्कैम क्यों होते हैं, कॉइन टोकन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वेब 3.0 क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, और इसी के अंदर आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो होने वाला है कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा क्या है। तो ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को हम यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं। सोच चैनल पे हमेशा हमारा एक जो सोच रहती है वो ये रहती है कि एक एजुकेटेड इन्वेस्टर ही एक्चुअल में एक इन्वेस्टर होता है। जो इंसान अपने आप को एजुकेट करे बिना अपने चाचा के लड़के की सुन के, अपने दोस्त की सुन के, या किसी को भी यूट्यूब पे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, उसको सुन के अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जुआ खेल रहा है। वो एक्चुअल में एक इन्वेस्टर नहीं है, वो एक गैमलर है, वो एक जुआरी है, ना कि वो एक इन्वेस्टर है। तो इसलिए अपने आप को प्लीज एजुकेट कीजिए। जब टेक्नोलॉजी की समझ आ जाए, जब उसको समझने लग जाओ, तब ही इन्वेस्ट करो। पैसा लगाने से पहले अपना दिमाग लगाओ, एंड उसके बाद जब दिमाग लगाने के बाद चीजें क्लियर हो तो फिर आप अपना पैसा लगाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ब्लॉकचेन ट्रायलेमा होता क्या है। तो चलिए समझते हैं ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को। देखिए, ट्रायलेमा सुनने के बाद आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ब्लॉकचेन के बाद ट्रायलेमा यूज हुआ, इसका मतलब कोई टेक्निकल वर्ड है। नहीं, ट्रायलेमा एक इंग्लिश वर्ड है। और डायलेमा आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं इस डायलेमा में हूं। डायलेमा मतलब दो में से चूज करना, दो एलिमेंट में से या दो वस्तुओं में से एक को चूज करना, या दो डिसीजंस में से एक को चूज करना होता है। तो हम डायलेमा में रहते हैं कि यार ये सही है या ये सही है। ट्रायलेमा में वहां पे तीन चीजें आ जाती हैं। अगर आपके सामने तीन ऑप्शन है, तीन एलिमेंट्स हैं, तीन वस्तु हैं, उन तीनों में से अगर आपको चूज करना है तो आप बोलोगे कि मैं ट्रायलेमा के अंदर फंस गया हूं एक तरीके से। तो ब्लॉकचेन का भी एक ट्रायलेमा होता है। यहां पे भी ऐसे तीन एलिमेंट होते हैं जिनको बैलेंस करना पड़ता है, और जितना बेहतर तरीके से आप इनको बैलेंस कर पाते हो, ब्लॉकचेन को उतना ही ज्यादा बेहतर ब्लॉकचेन माना जाता है। तो वो तीन एलिमेंट कौन से हैं? फर्स्ट है सिक्योरिटी, सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन, एंड थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो है स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी। तो ये जो तीन चीजों के अंदर किसी भी ब्लॉकचेन को जो है, इन तीन चीजों को बैलेंस करना होता है। और किस तरीके से इसको बैलेंस करें, यही पूरा का पूरा कंफ्यूजन और यही पूरा का पूरा ट्रायलेमा है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी क्या है। देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो, और ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि सुमित भाई कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करो। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो उसकी ब्लॉकचेन देखो, क्योंकि अगर आपने हमारी कॉइन एंड टोकन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कॉइन टोकन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉइन हम किसको कहते हैं? जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। तो कोई पूछता है कि यार मैं किस कॉइन में इन्वेस्ट करूं, तो मेरा यही आंसर होता है उसकी ब्लॉकचेन को देखो। और ब्लॉकचेन को देखो किस तरीके से हम ब्लॉकचेन को रेटिंग दे सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन एक अच्छी ब्लॉकचेन है। तो उसका एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस ब्लॉकचेन ने इस ट्रायलेमा को किस तरीके से मैनेज किया है, किस तरीके से वो अपनी सिक्योरिटी, अपने डिसेंट्रलाइजेशन एंड अपने स्केलेबिलिटी को मैनेज कर रही है। तो यहां पे सिक्योरिटी क्या रहती है? सिक्योरिटी देखिए, अब आप समझिए कि कोई भी इंसान, अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करोगे, किसी भी ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करोगे, तो आप चाहोगे ना कि वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी रहती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, कि सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पे कोई आए और ब्लॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज कर जाए, या वहां पे अगर हम ब्लॉकचेन के टर्म में बात करें तो वहां पे 51% टाइप के अटैक ना हो पाए, जैसा कि हमने इथेरियम क्लासिक के अंदर देखा है। तो हमें क्या चाहिए कि हम किस में इन्वेस्ट करें? जो बिल्कुल सिक्योर ब्लॉकचेन हो। तो फर्स्ट चीज क्या है? सिक्योरिटी। ये हमने भाई, इसको हमने प्रेफरेंस दे दी। लेट सपोज मैं अगर प्रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस दे दी सिक्योरिटी को। भाई मेरे को सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरा कौन सा एलिमेंट है? डिसेंट्रलाइजेशन। भाई मुझे डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी ही चाहिए होती मेरे को तो मैं तो अपना पैसा बैंक में रखता, क्योंकि बैंक भी तो हाईली सिक्योर है। बैंक में अगर आपका पैसा है तो आपको पता है, आप गलती ना करें तो उसको, बैंक में हमारे इतने सिक्योर सर्वर है कि बैंक से आपके पैसे को कोई भी लेके नहीं ऐसे कर सकता है। आज के टाइम पे इट इज मतलब रेयरली पॉसिबल। तो मतलब एक तरीके से बैंक हाईली सिक्योर होते हैं। तो सिक्योरिटी तो बैंक में भी है,
तो बट मुझे बैंक वाली सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक वाली सिक्योरिटी के साथ क्या इशू आता है कि लेकिन चाहे मेरे को कोई हैक ना कर सके, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर एक बार फोन करके बोल दिया ना ICICI बैंक को इस अकाउंट को सीज कर दो, ये बंदा पैसे ना निकाल पाए, तो मेरा पैसा एक सेकंड में किसी का भी, मेरा मतलब किसी का भी पैसा उसी के उसी समय क्या होगा, उसे वहां पे फ्रीज कर दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी तो बैंक भी दे रहा है हमारे को, बट उस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि उस पे उसको मैनेज जो है वो कहीं ना कहीं एक एंटिटी से द्वारा किया जा रहा है, बैंक के द्वारा, और उस बैंक का को के ऊपर एक पावरफुल एंटिटी बैठी है, उससे भी ज्यादा, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से क्या है, मेरे को बैंक के अंदर सिक्योरिटी मिलती है बट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं मिलती। बट हम लोग ब्लॉकचेन में क्यों आए हैं, क्योंकि हमें ये सिक्योरिटी भी चाहिए, लेकिन हमें बैंक वाला वो वाला केस भी नहीं चाहिए कि कोई फोन करे और बोले कल इसका क्रिप्टो इसका फ्रीज कर दो, इसका बिटकॉइन। आप समझ रहे हो, तो ये चीजें भी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर ये भी मुझे पक्का चाहिए, पूरा का पूरा सिक्योरिटी भी चाहिए, बट मुझे डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जहां किसी व्यक्ति का या किसी संगठन का या किसी सेंट्रल अथॉरिटी का के कंट्रोल में पूरी की पूरी एक्टिविटीज ना हो। मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए, मिल रहा है, और वो मुझे चाहिए, उसको मैं उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। साथ ही साथ जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे, जितने ज्यादा वैलिडेटर होंगे किसी ब्लॉकचेन के अंदर, उतनी ही ज्यादा वो हाईली डिसेंट्रलाइज होगी। तो अभी तक देखिए दो फैक्टर, सिक्योरिटी चाहिए जी, जरूर सिक्योरिटी होगी तो इन्वेस्ट करेंगे, डिसेंट्रलाइज भी चाहिए ताकि मेरा फंड हमेशा सेफ रहे, हमेशा मेरे कंट्रोल में रहे, ये भी चाहिए। तो ये दो चीजें दोनों के दोनों चाहिए। तीसरी क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि अगर आज मान लो एक नया कॉइन लॉन्च हुआ, उसकी एक ब्लॉकचेन लॉन्च हुई, नहीं उसका कॉइन भी लॉन्च हुआ उसके, अब जो वो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, बट ट्रांजैक्शन कह रही है कि एक सेकंड में एक ही ट्रांजैक्शन कर सकती हूं मैं। तो क्या आप कभी भी उस ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करोगे? आप बोलोगे यार ठीक है सिक्योर है, ठीक है क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड है, बट अगर एक सेकंड में एक ट्रांजैक्शन होगी और कल इसके जब यूजर बढ़ जाएंगे, कल जब इसके ऊपर बहुत सारी डेप्स आएंगी, डिसेंट्रलाइज ऐप आएंगी, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेंगे, बहुत सारे टोकन्स रन करेंगे, तो उस समय मान लो एक साथ 1 लाख ट्रांजैक्शन आ गई या 10 लाख ट्रांजैक्शन आ गई, तो मैं 10 लाख सेकंड वेट करूंगा मेरी एक ट्रांजैक्शन का, तो आप उस ब्लॉकचेन को रिजेक्ट कर दोगे। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आज अगर आप 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड के हिसाब से मैं आपको स्केलेबिलिटी समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो एक ब्लॉकचेन है, वो आज कहते हैं कि मैं आज 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। हम बोलते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आज उस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट, हजारों प्रोजेक्ट या लाखों प्रोजेक्ट उसके ऊपर आ रहे हैं और टोकन क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। बट कल मुझे ये पता है कि आने वाले 3 साल में जिस हिसाब से इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काम आ रहा है, इसको एक सेकंड में अगर ये 1 लाख की जगह 10 लाख या 1 करोड़ ट्रांजेक्शन नहीं एग्जीक्यूट करेगी, तो फिर यहां पे लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर लोग इस ब्लॉकचेन से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो फिर मैं क्या वैसी ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे स्केलेबिलिटी भी चाहिए। तो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड आज जितनी हो रही है, कल जब ट्रैफिक बढ़ेगा, मान लो 100 गुना ट्रैफिक बढ़ा, तो क्या ब्लॉकचेन इतनी सक्षम है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में होने वाली ट्रांजैक्शन को भी 100 गुना बढ़ा सके? तो अगर वो है तो इसका मतलब वो एक स्केलेबल ब्लॉकचेन है। मतलब तो हम बोल सकते हैं कि वहां स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा। तो मुझे लगता है तीनों चीजें क्लियर होगी। सिक्योरिटी, सिक्योर जहां पे 51% टाइप के अटैक्स ना किए जा सके, डिसेंट्रलाइज जहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, और मैं अपने फंड का हम ही इकलौते मालिक हूं जिसको किसी के भी द्वारा कंट्रोल, हमारे अलावा कोई और ना हो जो उसको कंट्रोल कर सके। स्केलेबिलिटी, जैसे जैसे यूसेज बढ़े उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड की कैपेसिटी भी बढ़ सके। ये तीनों चीजें अगर बैलेंस है, इसका मतलब उस कॉइन में आप इन्वेस्ट या उस ब्लॉकचेन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये तीनों चीजें क्या बिल्कुल बैलेंस आपको मिल जाएंगी किसी भी जगह पे आज के टाइम पे? नहीं। अगर इंसान चाहे कि वो चले भी, जब चाहे आप उड़े भी, और जब चाहे समुद्र के अंदर जाके मछलियां भी पकड़ ले, खुद ही समुद्र के अंदर भी रहना सीख ले, तो ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है ना इनके लिए। हाँ पॉसिबल है, उड़ने के लिए आपको एरोप्लेन चाहिए, समुद्र के अंदर के लिए आपको पनडुब्बी चाहिए, लेकिन आप इस फॉर्म में तो नहीं कर सकते कि नॉर्मल इंसान जाके समुद्र के अंदर चला गया, उड़ने लग जाए ऐसे ऐसे करके। सेम उसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर भी चाहिए तो तीनों चीजें, सिक्योरिटी भी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए, स्केलेबिलिटी भी चाहिए। ये तीनों ही चीजें ब्लॉकचेन को अच्छा बनाएंगी। आप समझ रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को अच्छा बनाएंगी, ये तीनों ही का बैलेंस चाहिए। बट इनमें प्रॉब्लम पता है क्या है, एक को बढ़ाओ दूसरा नाराज हो जाता है, इसको बढ़ाओ ये नाराज हो जाता है, दोनों को बढ़ाओ तो कोई और नाराज हो जाता है।
अब इसको समझते हैं होता क्या है। देखिए, बिटकॉइन आपको पता है सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड अगर इस समय कोई एसेट है तो वो कौन सा है, वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में क्या है, सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा, प्लस हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि वहां पे आज इतनी ज्यादा नोड्स हैं, इतने ज्यादा सॉरी माइनर्स हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के केस में हम माइनर्स यूज करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक अगर कंसेंसस एल्गोरिथम को कोई प्रोजेक्ट यूज करता है तो वहां पे हम वैलिडेटर यूज करते हैं। तो देखिए अब यहां पे सिक्योर है बहुत ज्यादा, डिसेंट्रलाइज है हद से ज्यादा, क्योंकि मतलब लाखों नोड्स एक तरीके से मैं बोलूं कि ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन स्केलेबल नहीं है क्योंकि स्केलेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब लाखों नोड हैं, कंसेंसस मैकेनिज्म क्या कर रहा है, उन लाखों के अंदर पहले कंसेंसस स्टेब्लिश होगा, तब जाके वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड होगी। और इसकी वजह से होता क्या है, जैसे एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर करता हूं कि मान लेते हैं कि मैंने आपको लिख के दिया 2 + 2 = 4 और मैंने आपको बोला भाई चेक कर ले, अगर सही है तो ब्लॉक में डाल दे। आपने बोला 2 + 2 4 सही है, ब्लॉक में डाल देता हूं, कितनी जल्दी हो गया। बट मैंने आपको बोला 2 + 2 = 4, ये ले भाई चेक कर ले, आपने चेक किया, मैं बोलूंगा और 100 लोगों से और चेक करा ले, और अगर 51 लोगों ने बोल दिया कि सही है तो ब्लॉकचेन में ऐड कर दियो या ब्लॉक में ऐड कर दियो। तो अब है तो वो सही, लेकिन अब आपका टाइम जो है कोई उसको, अगर सबने एक साथ 51 ने हाँ बोल दिया तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 100 गुना टाइम लगेगा। 51 टाइम तो लगना ही लगना है, लेकिन 100 टाइम भी लग सकता है इसके अंदर, आप समझ रहे हैं जो टाइम है। तो ये मैं जस्ट एक रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर एक इंसान ने चेक करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, एक से ज्यादा ने चेक करना है तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये होता है बिटकॉइन के साथ। तो क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है उतने ज्यादा माइनर होने की वजह से, नोड्स होने की वजह से उतना ही ज्यादा वो स्केलेबल नहीं बन पाता। स्केलेबल मतलब इसलिए उसमें ट्रांजेक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है कंफर्म होने में। और आज आप सरप्राइज हो जाओगे कि बिटकॉइन 10 ट्रांजेक्शन भी एक सेकंड में नहीं कर सकता है। बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी की अगर हम आज की डेट में बात करें तो वो 5 से 6 ट्रांजेक्शन पर सेकंड ही एग्जीक्यूट कर पाता है। इसलिए कई बार हम बिटकॉइन भेजते तो लोगों को देखा होगा आधा घंटा उससे भी ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, स्केलेबिलिटी के साथ नुकसान हो गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज और सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन परफेक्ट है बट स्केलेबल नहीं है। तो जिन लोगों को अभी स्केलेबिलिटी इशू नहीं है उनको एक चाहिए हाईली सिक्योर एंड हाईली डिसेंट्रलाइज, तो बेस्ट है। बिटकॉइन के आगे आप मतलब बिटकॉइन से ज्यादा आपको ये दो चीजें इस समय कोई और नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। फिर आ जाता है सेकंड चीज कि भाई ठीक है बिटकॉइन तो क्योंकि एज ए करेंसी है, लेकिन उन प्लेटफॉर्म का, उन ब्लॉकचेन का क्या जो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को सपोर्ट करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जहां पे आप टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं, उनका क्या, क्योंकि उनको तो स्केलेबिलिटी भी चाहिए। क्योंकि अगर आज इथेरियम के अंदर स्केलेबिलिटी ना हो तो फिर तो मतलब बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। या जो नई ब्लॉकचेन आ रही है, जैसे एल्रोन की मैं बात करूं, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि जिसने इस ट्रायलेमा को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो आप समझिए कि देखिए ये स्केलेबिलिटी कम क्यों हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन इसका बहुत बड़ा रीजन था। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा माइनर्स होंगे, उसकी वजह से उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट होने में, इसलिए उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन पर सेकंड उसका बढ़ जाता है। अगर आपको ट्रांजैक्शन पर सेकंड कम करना है तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वीचेन। आप सब लोगों को पता होगा कि वीचेन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर वर्क करता है। तो वीचेन जो है वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, वो प्रूफ ऑफ वर्क यूज नहीं करता, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर टाइम लगता है। प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, स्केलेबिलिटी के अंदर इशू लेके आता है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर भी स्केलेबिलिटी लाई जा सकती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम नॉर्मल अभी बात कर रहे हैं बिल्कुल साधारण। आज का वीडियो बिल्कुल बेसिक हम रखेंगे, आपको इस पूरा क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा होता क्या है। सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी का ही सारा का सारा गेम है। तो प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि में हमें सिक्योरिटी तो मिल गई, डिसेंट्रलाइजेशन भी मिल रहा है बिटकॉइन वाले में, लेकिन हमें स्केलेबिलिटी नहीं मिल रही। तो वीचेन क्या करता है, वो यूज करता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, बिटकॉइन की तरह नहीं है कोई भी आके माइनर बन जाएगा, कोई भी आके नोड ऑपरेट कर लेगा, नहीं। उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं पहले से कि यार एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर भी है जिसको डिसेंट्रलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बट उसको ब्लॉकचेन का एडवांटेज चाहिए, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करनी है, सो दैट कि उनके फ्रॉड प्रोडक्ट ना बिकने बंद हो जाएं, उनके पास, कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं, कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं, ये सब चीज मैनेज हो सके, ये ब्लॉकचेन के ऊपर मैनेज हो सकती हैं। तो उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, ब्लॉकचेन का एडवांटेज। तो वो, लेकिन उनको ट्रांजैक्शन पर सेकंड भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो बोलती हैं यार ठीक है डिसेंट्रलाइजेशन हमारा अगर हल्का सा कम भी हो गया हमें फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए वो कैसे करते हैं,
अब वही मैंने 2+2 का एग्जांपल मैंने दिया, लाखों लोगों से अगर बुलवाएंगे सही है सही है सही है सही है सही है, फिर चेक करेंगे 51% ने सही बोल दिया, बहुत टाइम लगेगा। तो प्रूफ ऑफ अथॉरिटी जो वीचेन यूज करती है, और जो कि जिस सेक्टर में वो है वहां पे वो सूट भी करता है, वहां पे इतना डिसेंट्रलाइजेशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वहां पे सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन स्केलेबिलिटी जो है वो ज्यादा मैटर करता है। तो वहां पे क्या होता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिदम के अंदर, कि वो पहले से ही ना सेलेक्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 5 ही लोग हैं जी, यही 5 लोग नई लेन देन को ऐड करेंगे, 5,000 50,000 लोगों के पास जाना ही नहीं, ये 5 के पास जाएगा, यही मैनेज करेंगे, इनकी केवाईसी करवा लो, पता होना चाहिए हमें ये कौन है, ताकि कोई गड़बड़ करे तो इनको भी पता रहे कि हमारी आइडेंटिटी पता है इनको, गलत गड़बड़ वो भी ना करें, और उन 5 के थ्रू ही काम करवाओ। अब देखो एक जगह हजारों लाखों लोग हैं इन्वॉल्व, एक जगह सिर्फ 5 लोग इन्वॉल्व हैं, या 5 से कम या थोड़े बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कहां पे काम जल्दी हो जाएगा? यहां पे काम जल्दी हो जाएगा जहां पे सेलेक्टेड लोगों को ही काम दिया गया है, वही नोड को ऑपरेट कर सकते हैं, वही वैलिडेट कर सकते हैं, वही ब्लॉक के अंदर नई ट्रांजेक्शन को ऐड कर सकते हैं, तो वहां काम जल्दी हो जाएगा। तो जो वी चेन है वो यूज करता है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी कंसेंसस एल्गोरिदम को, जहां पे आपको क्या होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन के साथ आपको थोड़ा सा छेड़छाड़, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर सेकंड तो बढ़ गई, कितनी भी ट्रांजेक्शन आए 2-4 लोगों ने ही करना, हाँ जल्दी 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 हो गया, ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे सफर कौन कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये 5 लोग एक साथ मिल जाए तो, क्योंकि 5 ही तो लोग हैं, एक दूसरे को जानने लग गए, 5 एक साथ मिल गए, तो ये चाहें तो मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइज हो गया। इन 5 लोगों को अगर कंपनी बोलते ना ये ट्रांजेक्शन या ये लोग के साथ अगर ये छेड़छाड़ करवाना चाहे तो ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन 5 के पास वो पावर है। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन कम हुआ, क्योंकि जैसे ये 5 ही लोग अगर आ गए और जिनकी केवाईसी हो रखी है, तो डिसेंट्रलाइजेशन तो वैसे ही खत्म हो गया एक तरीके से, हाँ तो या कम हो गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अब वीचेन के एग्जांपल में क्या हुआ, ट्रांजेक्शन पर सेकंड बढ़ा दी, लेकिन उसके लिए क्या सफर करना पड़ा? डिसेंट्रलाइजेशन को। और क्या बोलते हैं इससे मुझे लगता है आपको एक चीज क्लियर होगी होगी कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी स्केलेबिलिटी में इशू आता है, क्योंकि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, टाइम लगेगा, तो भाई ट्रांजेक्शन पर सेकंड की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन पर सेकंड को अगर हमें बढ़ाना है तो भाई हमें इतना डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा कम लोग या अलग मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे जल्दी ट्रांजेक्शन जो है वो मतलब ब्लॉक में ऐड की जा सके। तो हमेशा ना एक लड़ाई चलती रहती है। तो ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी ब्लॉकचेन सिक्योर भी रहे, डिसेंट्रलाइज्ड भी रहे और स्केलेबल भी रहे। और इन तीनों के अंदर स्केलेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, तो इसको इतना ही बढ़ाओ कि ये इतना कम ना हो जाए कि सेंट्रलाइज्ड ही हो जाए कंप्लीटली। तो इसको या इसको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज करते समय इतना ऐसा भी मत कर दो कि टीपीएस जो है ट्रांजेक्शन पर सेकंड वो बहुत ही कम हो जाए। तो एक इनका एक सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट प्रॉब्लम डिस्कस करें कि ब्लॉकचेन ट्रायलेमा होता क्या है। तो इन तीनों के बीच में सिक्योरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी के बीच में को बैलेंस करना किसी भी ब्लॉकचेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही ब्लॉकचेन ट्रायलेमा होता है। और इसी ब्लॉकचेन ट्रायलेमा की वजह से क्या बोलते हैं मतलब हम किसी भी ब्लॉकचेन को जज कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे कि वो ब्लॉकचेन भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगी। और जैसे मैंने अभी आपके सामने शेयर किया कि मेरे को एलरॉन ब्लॉकचेन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, शायद क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इन तीनों फैक्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही है। आपको किसी और प्रोजेक्ट पे हो सकता है, आप कोई और भी प्रोजेक्ट स्टडी कीजिएगा, और अगर आपको और कोई और अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके ऊपर कमेंट बॉक्स में चैटिंग खेलेंगे। तो बस यही था आज आपके साथ डिस्कस करना था, ब्लॉकचेन ट्रायलेमा क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लियर कर पाया हूँगा और कि ये चीज़ क्या है और कैसे एग्जिस्ट करती है, और आप भी अब आगे से किसी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा पाओगे। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।